अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ सायरा मसूद। आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और अब ये फैसला किया गया है कि एहतजाज अडियाला जेल के बाहर किया जाएगा। मगर इस तहरीक के हवाले से पार्टी क़यादत और कारकुनान में शदीद कन्फ्यूजन पाई जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में कल होने वाली तहरीक क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम सलीम बुखारी साहब से इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सेकेंडली बात करेंगे गजा के हवाले से कि वहां पर करंट सिचुएशन क्या है और फिर इसराइल के अंदर किस किस्म की खौफनाक प्लानिंग की जा रही है गजा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए। और इस हवाले से अब यह खबर भी सामने आ रही है कि इसराइली अस्करी क़यादत अब खुद गजा में जंगबंदी चाहती है और इसके लिए नेतन्याहू और उसकी काबीना पर दबाव डाला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका क्या किरदार अदा कर रहा है और दीगर ममालिक की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इकोनॉमिस्ट ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट शाया की है जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा गया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात तो एविडेंटली बेहतर हो रहे हैं, मगर भारत पर जो सख्तियां की जा रही हैं उनकी क्या वजूहात हैं, इन सब मामलात पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। वेरी गुड टू सी यू बैक। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी और हमारे प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट्स होते हैं और जिनके पास मेरे नंबर हैं उन्होंने खुद भी फ़ोन कर करके मेरा हाल पूछा। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। आई एम बैक ऑन द ट्रैक अगेन, थैंक्स टू अलमाइटी। जी बुखारी साहब, कल 5 अगस्त है, एहतजाजी तहरीक चलनी है। क्या लगता है जो मोमेंटम है, तैयारियां हैं, क्या कोई कामयाब तहरीक चलेगी कल? देखिए, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। इसके ऊपर कमेंट करने के लिए आपको पूरी पिक्चर जो है उसको यानी अहाता करना पड़ेगा उसका। 5 अगस्त की तारीख के हवाले से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज अगर कोई है तो वो पीटीआई खुद है, जिसके किसी लीडर को ये पता नहीं है कि कल क्या करना है। वो जान छुड़ाते हैं अल्टीमेटली रिपोर्टर से ये कह के कि ये एक राज है, हम बता नहीं सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ग्रास रूट लेवल पर आप तहरीक चलाने निकले हैं, वर्कर्स को पता नहीं है। कभी तो आपने, एक तो ये कि यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि पीटीआई हाइप क्रिएट करने की मास्टर है। बहुत सारी बातें हैं, वो बीच में गुफ्तगू को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो तो हाइप भी नहीं क्रिएट कर पाए। नहीं, वो नहीं कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन कोशिशें देखें क्या है। जी, पहली बात तो ये है कि ये तय नहीं हो रहा कि इस तहरीक को कौन लीड करेगा। कहा जा रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके महमूद अचकज़ई साहब ये तहरीक इसको लीड करेंगे। इसकी कुछ वजूहात के ऊपर लोग चेमे गोइयाँ कर रहे हैं कि क्या है। कुछ का कहना यह है कि चूँकि पीटीआई मायूस हो गई है अपने वर्कर के रिस्पांस से, जिस तरीके का रिस्पांस पीटीआई को मिल रहा है, लिहाजा वो ये हार या ये तौक जो है ये महमूद अचकज़ई के गले डालना चाहते हैं। कामयाब हो गई तो वाह वाह, नहीं कामयाब होगी तो कहेंगे कि जी बस अब क्या कर सकते हैं। एनीवे, एक तो ये बुखारी साहब, इसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है क्या? उनसे बचने के लिए भी ये जो फंदा है उनके गले में डाला जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से गिरफ्तारियां तो जो होनी थी वो हुई हैं, जो होनी है वो होकर रहेंगी। अच्छा, क्योंकि ये एक रूटीन का क्रैकडाउन इसको आप कह सकते हैं कि जब भी इस किस्म की तहरीक का ऐलान किया जाता है तो जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको पहले से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये रूटीन की बात है और हर हुकूमत ने की, हर एहतजाज के खिलाफ ये सब कुछ किया गया है। जी, अब आ जाइए जनाब, दूसरी बात यह है, क्या तहरीक में तवक्को के मुताबिक लोग निकलने जा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में मेरे ख्याल से अब पीटीआई की लीडरशिप में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं एक से ज़्यादा बार ये कह चुका हूँ कि जब आप अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को जलसों जुलूसों में ला के, एहतजाज करवा के, तोड़ फोड़ करा के, दिफाई तनसीबात पर हमले करा के लावारस छोड़ देते हैं, केसेस करवा के, सजाएं करवा के, आप मुझे ये बताइए कि पीटीआई लीडरशिप के एक उस बंदे का नाम मुझे बताएं जिसने पीटीआई के बानी या टॉप लीडरशिप की रिहाई के अलावा कभी किसी वर्कर की रिहाई की बात की हो। आई चैलेंज। बानी के अलावा तो बाकियों की भी नहीं करते वो बात। वो क्यों आएंगे? जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पार्टी ने उनको डिफरेंट टीयर्स में डिसोन किया। सबसे पहले बानी ने कहा ये मेरे शेर हैं, मेरे टाइगर्स हैं, आपने मुझे गिरफ्तार किया, आपने देखा क्या हुआ, आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे, इससे बदतर होगा। इज दैट राइट? ओनरशिप ले ली। जब देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई है तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है। अब आप ये बताइए, जिस वर्कर ने उस दिन मार खाई है, जिस वर्कर ने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया है, उसको अगर आप ये कहें कि वो हमारे आदमी नहीं है तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? एक तीसरी जो मेरे ख्याल से सबसे खौफनाक बात है
वो ये है कि आपने ये कहा कि ये तो एजेंसियों के लोग हैं, जिसके ऊपर अगर आपको याद हो तो DGISPR ने कहा था कि अच्छा फिर हम अपने लोगों को सज़ा दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स की ये खामोशी कह लीजिए, बेहिसी कह लीजिए, या वो एंथुसियाज्म नहीं है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं सिवाय PTI की लीडरशिप के। बिल्कुल पार्टी लॉयल नहीं है अपने वर्कर्स के ठीक साथ है जी। एक्चुअली। अब जनाब देखिए स्ट्रेटजीज कैसे बदल रही हैं। पहले कहा बानी साहब ने कि ये तहरीक चलेगी और अरूज को पहुंचेगी 5 अगस्त को जी, और फिर क्या होगा मैं दोहराना भी नहीं चाहता। ठीक हो गया। उसके बाद उनको भी नहीं पता होगा क्या, उन्होंने भी नहीं बताया कि करना क्या है। उसके बाद ये पता चला कि जी अब काफिले निकलेंगे सूबों से और वो एक पॉइंट पर जमा होके एक इनकलाबी और तारीखी एहतजाज जो है वो किया जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद कहा कि नहीं जनाब स्ट्रेटजी हमने बदल ली है, अब लोग जो हैं अपने अपने ज़िला में, तहसीलों में, अपने अपने इलाकों में जलसे और रैलियाँ करेंगे। मगर सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसकी क्या वजह है, इस तरह की स्ट्रेटजी क्यों बनाई गई है? क्या पार्टी के अंदर इत्तेफाक नहीं है या फिर गिरफ्तारियों का जैसे वो कह रहे हैं वो डाउट है? देखिए मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैंने बुनियादी वजह आपको बता दी है कि जब वर्कर डिसग्रंटल हो जाता है, यही हाल पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ पंजाब में, जो लार्जेस्ट पार्टी थी और 3 इलेक्शन जीती वो पंजाब की बेसिस के ऊपर और हुकूमत बनाई उन्होंने, तो क्या हाल है अब? ये वर्कर जो है वो जब डिसग्रंटल हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं रहती। अच्छा, PTI में सबसे बड़ा एक कमाल ये है कि इसके पास वोटर्स ज़्यादा हैं, वोट देने के लिए अब भी निकलेंगे लोग उनको, लेकिन उनके लिए बावजूद मार खाने के लिए कोई नहीं निकलेगा। एक बात तो ये है। अब नया प्लान आ गया जिसका आपने जिक्र किया कि जी अब तो अडियाला पे हम चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने लोगों को नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, क्योंकि वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि पिछले महीनों से नहीं 2 साल से आप ये गा रहे हैं कि हमें फैमिली के मेंबर्स को और वकुला को नहीं जाने दिया जाता अडियाला जेल, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसने सोचा है कि सेनेटर्स को और MNAs को वहाँ फ्री एक्सेस दिया जाएगा कि जाए आप ईंट से ईंट बजा दें वहाँ से। लिहाजा क्या हुआ, अडियाला रोड सील कर दी उन्होंने। मुखर साहब पहले तो ये कह भी रहे थे कि इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वहाँ पर कोई जलसा नहीं किया जाएगा, फिर स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। देखिए ये मैंने कहा ना कि कंफ्यूज्ड लीडरशिप का ये तुरा इम्तियाज़ है कि वो ऐसी बातें करते हैं जिनकी ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब बोल पड़े हैं, किसी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे कि ये तहरीक अब 14 अगस्त तक भी जा सकती है, तो ख़ुद अपने अंदर भी उनको ये अंदेशा है कि 5 तारीख को वो इम्पैक्ट बनने नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि बानी से शुरू हो जाए ना, वो एक इस्तिलाह थी पहले CMLA, वैसे तो इसका मतलब होता है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसको था कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। ये एक्सेल किया है बानी PTI ने और मैं उनको बिला झिझक CMLA डिक्लेयर करता हूँ। इसके ऊपर एक तुरा इम्तियाज उनका ये है कि वो U-टर्न के भी बादशाह हैं जी। और एक तीसरी बात ये है कि वो सुबह को कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ कहते हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन इस एहतजाज की कॉल तो बानी ने खुद दी है, तो फिर ये वाली तहरीक बाकी तहरीकों से किस तरह से मुख्तलिफ होगी? देखिए पहली बात तो ये है कि तहरीकों की जितनी भी ऐलानात किए गए वो सारे बानी PTI के ही होते थे। इस पार्टी में किसी एक बंदे में ये जसारत, हिम्मत और ताकत नहीं है। और इस दफा तो उन्होंने कहा ना मैं जेल से लीड करूंगा। देखिए ना अब जेल से क्या कैसे लीड होती हैं वो हमने नामाजी में देखा है कभी, और ना ही मेरे ख्याल से कल देखने को मिलेगा। एनीवे हैविंग सेड दैट, 2-3 चीज़ें और जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि क्या आपको PTI की सारी लीडरशिप एक पेज पे नज़र आ रही है? मेरा जवाब है नहीं। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एहतजाज करने के बजाय आपको मुज़ाकरात करने चाहिए जी। इसको मज़ीद तक़वियत पहुंची उन 6 अहम रहनुमाओं के ख़त से जिन्होंने जेल से ख़त लिखा कि खुदा के वास्ते बस कर दे इसको आप मुज़ाकरात करें और हुकूमत वक्त के साथ करें। लेकिन बानी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैंने बात करनी है तो सिर्फ फ़ौजी क़यादत से करनी है। फ़ौजी क़यादत निसफ दर्जन से ज़्यादा मरतबा उनसे कह चुकी है वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। बल्कि मैं अगर ईमानदारी से कहूँ, मुझे उस वक्त वो अजीब सा लगा था, लेकिन अब समझ में आती है। DGISPR ने कहा था ना हम इंटरेस्टेड हैं आपके खतूत पढ़ने में, अगर आप हमें मज़ीद लिखेंगे तो हम उसको बग़ैर देखे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा
कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने आपसे बात करने में ना हमें कोई दिलचस्पी है और ना हम करना चाहते हैं, बल्कि मशवरा दिया कि आप सियासी क़यादत के पास जाएं। जी ठीक हो गया जी। अब आ जाए जनाब, जो इस वक्त मेरे ख्याल से वो हमने माजी में सुना था कि र्यूमर फैक्ट्रीज होती हैं, जंग लग जाए या कोई पॉलिटिकल क्यास हो जाए तो र्यूमर्स उड़ती रहती हैं। अब एक हाइप फैक्ट्री बनी है वो जो पीटीआई ने ईजाद की है जी कि हाइप क्रिएट करें, सच झूठ, फैक्ट्स नो फैक्ट्स, कोई ताल्लुक नहीं इससे। मुखार साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि तहरीक कामयाब नहीं होने वाली, लेकिन फिर ये खबर भी सामने आ रही है कि बहुत से कारकुनन जो है पीटीआई के, उनकी ऑलरेडी जो गिरफ्तारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या बुखारी साहब हुकूमत के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि वो इस तहरीक को चलने दे और नाकाम होने दे? ताकि पहली बात तो ये है कि आपको हुकूमती हलकों में कहीं पैनिक नजर नहीं आ रहा। जी, आपने देखा कहीं पैनिक? जो गिरफ्तारियां हैं, यस, ये क्रैकडाउन नॉर्मल होते हैं, रास्ते सील किए जाते हैं, ये सब कुछ होता है, ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ये जब ये खुद हुकूमत में थे तब भी यही करते थे। तो ये तो है रूटीन की कार्रवाई। वो मैं हाइप फैक्ट्री की बात कर रहा था, वो जरा मैं आपसे बताऊं। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तहरीक की क़यादत करेंगे, लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। ये मैंने तो नहीं कहा था ना। वो तहरीक की क़यादत करेंगे और फिर देखें क्या होता है। और अब क्या है, अलीमा खान के बयान अगर ले, उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, उनके पास नाइकॉप है, वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। बानी ने ये कहा, यार खुदा के वास्ते अपनी पार्टी की प्रेस्टीज का ख्याल करें जी, ठीक है जी। और अब अल्टीमेटली क्या है, बानी ने कहा वो तो उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वो किसी तहरीक में आए। वो तो आएंगे भी तो सिर्फ मुझे मिलने के लिए आएंगे। अब आप मुझे बताएं, विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट शुड आई ट्रस्ट? पार्टी की क़यादत ने बच्चों के हवाले से क्या हाइप क्रिएट की थी, आपको याद है ना? जी मुखार साहब, अगर वो आते हैं तो क्या हुकूमत उन्हें आने देगी? क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार ये ऐलान किया जा चुका है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, जी, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, वज़ीर मुमलिकत जो हैं, और राना सनाउल्लाह की तरफ से भी, और ख्वाजा आसिफ, उनका हम उनको गिरफ्तार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्यों? अगर वो अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं, अगर वो कोई गैर कानूनी हरकत करने नहीं आ रहे हैं, तो दे आर वेलकम टू कम। लिहाजा बानी के मैसेज से जो बाहर आया है, उससे लगता है कि वो भी फ़िलहाल उनके आने का कोई इरादा नहीं है। तो इस मूवमेंट का तो वो हिस्सा अब नहीं है। मुखार साहब, अगर आकर वो आते हैं और सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात करके वापस चले जाते हैं, कोई पॉलिटिकल उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, तो क्या तहरीक पर वो किसी ये असरअंदाज होगी? ये देखिए, मैंने अर्ज़ किया, तहरीकें बेटे नहीं चलाते हैं। अच्छा, तहरीकें वर्कर्स चलाते हैं। वर्कर्स के साथ आपका नाता अगर मजबूत है तो जितनी मर्जी सख्ती हो, वर्कर निकलता है बाहर। मैं बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ कि वर्कर के बेहिस होकर घर बैठने की वजूहात क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अजीबोगरीब बात यह है, मैं बल्कि अपने प्रोड्यूसर रवि से कहूँगा कि वो अगर वो क्लिप चला सकें। एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी है जी। और अब क्या हो रहा है? पहले तो खुद सारी उम्मीदें लगाई ट्रंप से, पूरी लीडरशिप ने क्या कहा था रिकॉल करके बताइए मुझे जी। बस प्रेसिडेंट आया, उसके बाद ट्रंप आया, और उसके बाद कोई और दूसरा काम ही नहीं उसके पास। वो बस खान साहब बाहर आएंगे और उनकी हुकूमत दोबारा का, ये मैंने कहा था। और आपने देखा अब कितना अरसा हो गया भाई ट्रंप को आए हुए। जनवरी में उनकी लॉन्चिंग हुई थी जी। नाम तक लिया उसने कहीं? जितनी मरतबा लॉबियस्ट के ज़रिए इन्होंने क्वेश्चन कराया, जो स्पोक्स पर्सन होता है स्टेट डिपार्टमेंट का, उसने हमेशा कहा कि किसी मुल्क की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है जी। मुखार साहब, अभी ये बहुत सी बातें हो रही हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के किरदार के हवाले से, तो क्या लगता है उसका क्या रोल होगा इस एहतजाज के अंदर? देखिए, ये काम 4 दफ़ा ट्राई हो चुका है। हम ना, हमारी मेमोरी बहुत लिमिटेड है। एक कंबाइंड अपोजिशन बनी थी, फिर एक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बनी थी, यही उचकज़ई साहब उसका हिस्सा थे। तो क्या हुआ? इसलिए कि जो ही वक्त आता है, बागडोर संभालने के लिए पीटीआई की लीडरशिप तैयार रहती है, या पीछे से लगाम खींच लेते हैं आज़ाद साहब। क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे? क्या उसके 3 राउंड नहीं हुए थे? तो क्या हुआ? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल इट बैक? बानी। वो तो मशवरा करने गए थे कि अब क्या साइन करें, उनका मुज़ाकरा गए। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तो कहा भी है कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ की तहरीक है, हम इसकी मॉरल सपोर्ट तो करेंगे, बट कोई लाहे अमल या प्रैक्टिकली हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, उसकी वजूहात हैं। इन्हीं मुस्तफ़ा खोखर साहब का एंथुसियाज़म देखना था जिस दिन ये
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी। लेकिन चूंकि पीटीआई की लीडरशिप किसी दूसरे को लीडर मानने या उनको कुछ जगह देने के लिए कभी तैयार नहीं रही है, यही तो वजह है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। जी। तो ये इनके अपने रवैये हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल सेड एंड डन, बाहर की जो तवक्कात थी उनकी वो मैंने आपको बता दिया है कि वो मायूसी है। अब रह गया जी यूरोप के अंदर जो एहतजाज के सिलसिले होते थे इनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे इन्होंने कल किया है। मजमा सब लोगों ने देखा अपनी आंखों से कितने लोग थे। कल लंदन हाई कोर्ट के बाहर मुजाहरा था, इंतज़ामिया ने जगह मखसूस की हुई थी, वहाँ सिर्फ 2 लोग खड़े थे। तो कहने का मतलब ये है, एक और अहम बात जो मैं हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम जो है उनके साथ हम जब डिस्कस कर रहे थे ये, तो उन्होंने कहा कि देखिए तहरीकें चलाने के लिए वो वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, लीडरशिप भी चाहिए होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं। अच्छा। हाँ मुझे बताइए ना, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करना, लोगों को घरों से लाना। तो आपको लग रहा है उनका तहरीक इंसाफ खाना के पास लाना। पैसे नहीं है? मतलब खर्च करने के लिए अब लोग जो है ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो इसलिए ये आसान काम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए ना लीडरशिप का क्या हाल है, कुछ मफरूर हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ आपस में एक पेज पर नहीं है। तो केड़ी तहरीक चलेगी मुझे बताएं। जी बुखारी साहब, तहरीक के हवाले से तो कल देखेंगे क्या होता है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, गजा को कंट्रोल करने के लिए इसराइल के अंदर जिस किस्म की प्लानिंग हो रही है और जिस किस्म के ऑप्शंस कंसीडर किए जा रहे हैं, क्या लगता है इनमें से कोई प्रैक्टिकल हो सकता है और वाकई इसराइल इस तरह का कुछ कर सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि वो बकौल शायर के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिश तो बहुत पुरानी है, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करने की, आज की तो नहीं है। लेकिन मैं ना इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन या कह लें जो मैसअप हुआ हुआ है उसको ज़रा थोड़ा क्लैरिटी के साथ बयान करना चाहता हूँ। तासुर ये दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से और जितने भी मामे और हमदर्द हैं इसराइल के, कि जी ये सारा कुछ हो रहा है 7 अक्टूबर की वजह से। दिस इज़ ए मिसनोमर। जो ये कहते हैं वो इसराइल का साथ देते हैं। मुख्तसरन मैं आपको तारीख बताता हूँ कि क्या होता रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। ये 1937 में हैफा का कत्लेआम हुआ, सेवूनियों ने किया। 1937 में कुद्स का कत्लेआम हुआ, सेवूनियों ने किया। 1938 में हैफा का दोबारा कत्लेआम हुआ, सेवूनियों ने किया। 1939 में बल्दल शेख का कत्लेआम हुआ। 1939 में फिर हैफा का कत्लेआम हुआ। 1947 में फिर हैफा का कत्लेआम हुआ, यानी रेपिटेशन के साथ। 1947 में अल अब्बासिया का कत्लेआम हुआ। 1947 में अल खास का कत्लेआम हुआ। इसी साल बाबुल अमूद का कत्लेआम हुआ। इसी साल फिर कुद्स का कत्लेआम हुआ। इसी साल अल शेख ब्रेक का कत्लेआम हुआ। 1948 में याफा और दीर यासीन का कत्लेआम हुआ। 1956 में खान यूनुस का कत्लेआम हुआ। 1967 में कुद्स का कत्लेआम हुआ और 1982 में साबरा और शतीला का कत्लेआम हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया। हमास तो बनी 1987 में थी, लिहाजा ये सारे ये जो जराइम है, ये कत्लेआम जो है, माफ़ी तो फ़लस्तीनियों के साथ 7 अक्टूबर से कुछ नहीं हो रहा, 1936 से हो रहा है और कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कशी की जा रही है। एक तो मैं ये परसेप्शन क्लियर करना चाहता था। ठीक हो गया। अब आ जाए जनाब आपके सवाल की तरफ। देखिए, गजा पर कब्जा करने के बहुत सारे रास्तों पर अमल किया जा चुका, नाकामी हुई। अमल किया जा रहा है, नाकामी हुई। अमल किया जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से नाकामी होगी। 3 रास्ते जो खुद इसराइल की लीडरशिप जो है आपस में, चाहे वो फौज और हुकूमत की लड़ाई है, चाहे वो नेतन्याहू और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कशमकश है, वो 3 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता यह कि हमास पर दबाव बढ़ाने और कैदियों के मामले में रायतें हासिल करने के लिए नई फौजी कार्रवाई की जाए। ज़रा रास्ते देखिए आप। दूसरा रास्ता क्या है कि गजा में हमास के मरकजी कैंपों को महदूद पैमाने पर घेरे में ले लिया जाए, यानी जो थोड़ी बहुत मूवमेंट उनकी रह गई है उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। तीसरा रास्ता क्या है? मुकम्मल ज़मीनी यलगार की जाए, जिसमें इन इलाकों में भी फौजी दाखिला शामिल होगा जहाँ इससे पहले इसराइली फ़ौज नहीं गई। जी, ये तो उनके ख्वाब हैं, ये तो उनकी ख्वाहिशें हैं, ये तो उनकी प्लानिंग है। हो पाएगी कि नहीं वो तो उसके ऊपर वाले के हाथ में है।
लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं कि कब्जा करने की ख्वाहिश देरीना है, पुरानी है और जारी है। बुखारी साहब, इतने हम इम्यून हो चुके हैं कि इस तरह के प्लान्स इसराइल खुलेआम दे रहा है और कोई उसको रोक नहीं रहा, और जब फिर कुछ वो प्रैक्टिकली इन पर अमल करेगा तो फिर सारी दुनिया जो है वो लिप सर्विस के लिए आ जाएगी। अभी आप इसराइल को तो छोड़े ना, वो तो सहूनी रियासत है, नस्ल कुशी की मुजरिम है, उसको तो छोड़ दीजिए जी। भाई। ट्रंप क्या करने आए थे? जंगें बंद कराने। ये बकवास है, ये झूठ है। उन्होंने मुज़ाकरात होते हुए इसराइल को ईरान पर हमले की आशीर्वाद दी। कैन एनीबॉडी चैलेंज इट? तो जंग खत्म कराई या शुरू कराई? वो तो जब इसराइल के वो क्या कहते हैं बोलती बंद हुई है तो तब फिर सीज फायर के लिए जरूर आ गए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो जंग शुरू करवाते हैं फिर खत्म करवा के क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है जी, आ जाए यूक्रेन। जी, यूक्रेन में कहा नहीं रूस के साथ के अंदर रोक दूंगा जंग। फिर नेटो भी भेज रहे हैं वहां पर, असला भी दे रहे हैं उसको, और जंग को जारी रखने के लिए धमकियां दे रहे हैं रूस को। ये जंगें बंद कराने आए हैं। दूसरी बात यह कि अगर हम बात ना मानते ट्रंप की तो इंडिया पाकिस्तान की जंग भी खत्म नहीं होती, जिसका उन्हें क्रेडिट भी लेना पड़ रहा है और पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ रहा है। तो एक तो बात यह कि ये जो तासुर था कि ट्रंप जंगें बंद कराने हैं, मैं इसका ना मानता हूं इसको, और ना मैं इसके ऊपर कन्विंस हूं। जी। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से ट्रंप और नेतन्याहू नस्ल कुशी के, कत्ल गारतगरी के एक से मुजरम है, क्योंकि इसराइल में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो एक तिनका हिला सके जब तक उसको अमेरिका से आशीर्वाद नहीं मिलती। क्या आपको याद नहीं है कि ट्रंप ने किस किस नौयत की धमकियां दी हैं हमास को? जी। अभी आखिर में 3 दिन पहले हमास मिट जाएगी, हमास का वजूद खत्म हो जाएगा, ये हो जाए, ये जंगे बंद कराने वाले कहते हैं। तो इसका दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड की बात की जा रही है जी। और अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो 2 रियासती हल नहीं मानता, और हमाकत की इंतहा यह है कि खुद ट्रंप भी यही कहता है कि 2 रियासती हल कोई हल नहीं है। और अगर ये कभी, और रूबियो जो दूसरा पागल है वो ये कहता है कि अगर कभी ये हुआ तो इसराइल की इजाज़त से होगा। जी। आज़ादी की तहरीकें जो है वो किसी की मर्जी और किसी की इजाज़त से कामयाब होती हैं। तो इस कदर शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। पॉइंट इज कि अब तो इसराइल के अंदर से भी जो उसकी फौजी क़यादत है वो खुद कह रही है कि जंग बंद कर दें। तो क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑब्वियसली फौज तो आगाह होगी, क्या उनको पता है कि वो जितनी मर्जी कार्रवाई कर ले वो हमास को खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। 600 लोग जो हैं जो सिक्योरिटी के अहम ओहदों पर फायज रहे जी, उन्होंने एक खत लिखा है ट्रंप को कि फौरी तौर पर जंग बंदी कराए। यानी ये आवाज़ें अब इसराइल के अंदर से उठने वाली हैं, बाहर वाली आवाज़ों पे मैं आता हूँ बाद में। जी। ठीक है जी। उस खत के अंदर सदर ट्रंप को एक खत भेजा है जिस खत में मुतालबा किया गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेनियामिन नेतन्याहू पर मौजूदा जंग ख़त्म कराने के लिए दबाव डालें। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि खुद वहाँ के इसराइली अवाम जो हर रोज़ बग़ैर नागे के मुजाहरे कर रहे हैं, वो भी नेतन्याहू की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, वो भी गज़ा के ऊपर कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं, वो इजराइलियों की रिहाई के हक़ में है, लेकिन वो कहते हैं कि फौरी तौर पर जंगबंदी करें। ये तो हो गया जी इंटरनल। ज़रा इंटरनेशनल पे आ जाए। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दर्जन भर के करीब ममालिक ऐसे हैं यूरोप में और अदरवाइज़ जो जनरल असम्बली के इजलास से पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर न सिर्फ आमादा और तैयार हैं, ऐलान कर चुके हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ आ जाइए, जो सबसे यानी इस सूरत हाल के बाद नेतन्याहू का ये ख्वाब कि मैं गज़ा पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैं फ़लस्तीन की नस्ल कुशी करके ख़त्म कर दूँगा, वो अब रात को उसको नाइटमेयर्स आते होंगे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। लेकिन बुखारी साहब, अमेरिका और ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि यूरोपीय कंट्रीज नहीं तस्लीम कर सकते फ़लस्तीन को, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात यह है, जो बात का एहसास ट्रंप को नहीं हो रहा है, ट्रंप एंड हिज अमेरिका इज़ बीइंग आइसोलेटेड। यूक्रेन की जंग के हवाले से आपके सामने है सब कुछ, और ये जो आवाज़ें उठी हैं, ये जो यूरोप के इतने लीडर्स ने तस्लीम कर लिया फ़लस्तीन को, तो ये तासुर गलत हो गया है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर यूरोप हिल नहीं सकता। ये दिस तासुर इज़ गोइंग। दूसरी तरफ देखिए जनाब, इसराइल ने ऐसे ऐसे इंसानी जराइम किए इंसानियत के ख़िलाफ़ गज़ा में कि उन्होंने पिछली सारी जंगों की तारीख भुला दी है। वर्स्ट से वर्स्ट डिक्टेटर जो है, इवन हिटलर,
उसने इंसानों के साथ ये सलूक नहीं किया है जिस तरीके से भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके नस्ल कुशी की बदतरीन फॉर्म जो है वो हमारे सामने है। जी बुखारी साहब, अब इस्राएली वजीर के जानिब से मस्जिद अक्सा पर जिस तरह से दौरे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग इवन पाकिस्तान में भी ये सोचते थे कि ये जो जंग है ये मजहब की जंग नहीं है, ये सिर्फ एक टेरिटोरियल वॉर है। तो क्या इस बात से मस्जिदों को शहीद करना और उनकी जगह उनके जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि कैसर सुलेमानी बनाने की बात कर रहे थे, क्या इस तरह के मूव से हम ये अखज़ नहीं करना चाहिए कि ये वाकई ही रिलीजन की एक वॉर है और फिर ये जो जेनोसाइड किया जा रहा है ये नस्ल कुशी है? बेसिकली मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा फेथ है उस बात पर कि यहूद व नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ सामने है ना। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इस मस्जिद अक्सा में जो ये लोगों को लेके गए हैं वो वज़ीर साहब, अल्लाह गारत करे उनको, जन्नत रसीद करे उनको, उसके ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ सऊदी अरब की तरफ से उठी है। लेकिन बुखारी साहब सिर्फ आवाज़ें ही उठती हैं। इस मरतबा मेरे जैसा बंदा ये कह रहा है जी कि देयर इज़ मोर वेट टू व्हाट सऊदी अरब हैज सेड एंड देन जॉर्डन एंड देन पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो लबो लहजा तब्दील हो रहा है। वो जो कंप्रोमाइजिंग लैंग्वेज होती थी, वो जो डिप्लोमेटिक कवर के अंदर आका को खुश करने की कोशिश होती थी, वो मुझे इस कंडेमनेशन में नज़र नहीं आई है। तो एक कहूँ कि इस एतबार से कोई शायद ज़मीर जागते हुए देर तो नहीं लगती ना, अल्लाह करे कैसा ही हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमास की कैद में जो यरगमाली हैं, ये नेतन्याहू कातिल है उन लोगों का जो हिरासत के दौरान इसराइली बॉम्बिंग से हलाक हुए। यही खतरा आज भी मौजूद है। दैट मीन्स नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड के यरगमाली रिलीज हो, ही इज ओनली इंटरेस्टेड के हमास जो है वो एलिमिनेट हो जाए। हिपोक्रेसी ये है कि अब वो रेड क्रॉस के पास जा रहे हैं कि हमारे जो है वो यरगमाली रिहा करवाएं, विच इज अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और उनको खुराक पहुंचाएं। हम खुराक रोकेंगे लोगों की, हमारे यरगमालियों को जरूर पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल। बुखारी साहब, अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी ही कुछ अहम डिटेल्स जो हैं वो उसमें ऐड की है, मगर ताल्लुकात की बेहतरी की वजह और इसमें कलीदी किरदार इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ना इतना फारग होता है, ना इतना वेला होता है कि वो 2 घंटे एक फौजी जनरल के साथ बैठ के गुफ्तगू करे। और फिर उसके बाद जो उसका बयान है कि जनूबी एशिया में एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है जनाब मुनीर, ये अब अपनी वो कहते हैं खुद सताई हो जाएगी, लेकिन कुछ तो है जी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो हमारा अखबार नहीं, पाकिस्तान का अखबार नहीं है, वो बाहर का इंडिपेंडेंट अखबार है। उसने लिखा कि फील्ड मार्शल ट्रंप की मुलाकात ने खित्ते में सफारती तब्दीली का नुक्ता आगाज़ साबित हुई है। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यस। सो इस एतबार से और भी बहुत सारी तफसील है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को बिकते पसंद गाड़ियाँ और नाइट विजन आलात दे रहा है। ये तो मौत पड़ गई होगी मोदी साहब को तो जी। असल में मोदी साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि बनिया अपने बाप का भी नहीं है। ये 56 साल तक रूस की गोद में लेट के दूध पीते रहे भाई। 56 साल के बाद उन्होंने सारे अंडे अपने उठा के अमेरिका की टोकरी में डाल दिए। आप देख रही हैं ना राहुल गांधी क्या मजाक उड़ाते हैं उनका जी। और क्या मिला है उनसे, अमेरिका से धमकी के बाद धमकी मिल रही है। ये हमारे यानी फेवर में कम और उनकी बदकिस्मती ज़्यादा है। ये उनके रवैयों की वजह से है। बुखारी साहब, वजह क्या है, क्यों भारत पर इतनी सख्तियां जो है वो अमेरिका की जानिब से की मैंने जा आपको रही कहा हैं? कि भारत अनरिलायबल है। मेरे ख्याल से अमेरिका में ये रियलाइजेशन हो रही है कि जो इनको हमारा ख्याल था कि हम चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के सामने आएगी, उसके ऊपर रीथिंकिंग हो रही है। मेरे ख्याल से बफर जोन के तौर पर पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकली भी और इवन अदरवाइज भी। एक किस्मत का तमाशा देखें कि हिंदुस्तान चला था पाकिस्तान को आइसोलेट कराने के लिए पहलगाम करा के। आज एज ऑफ टुडे द सिचुएशन इज दैट इंडिया इज आइसोलेटेड इन द कमिटी ऑफ नेशन एंड पाकिस्तान हैज एक्सीलेंट रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। ये रियलिटी है। कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो कर ले। बुखारी साहब, रूस के साथ जो तेल की खरीदारी है इंडिया की, क्या वो भी एक रीज़न है? बुनियादी तौर पर ये तकाजा था अमेरिका का कि आप रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे जी, पर्टिकुलरली आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन। लेकिन वो हथियार भी दे रहे हैं उनको, तेल भी उनसे ख़रीद रहे हैं
और एक यानी जो एस्टिमेट मैंने देखा वो ये कि जितना तेल रशिया से चाइना खरीदता है, उतना ही तेल भारत रशिया से खरीदता है। तो ट्रंप का गुस्सा इज अंडरस्टैंडेबल जी, और जिससे वो गुस्से हो जाएं, काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है और अब तो वो कह रहे हैं कि पहले 25% टैरिफ विच वाज ह्यूज, अब मजीद टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगाने की बात हो रही है। ये मैं फिर कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है उसके रवैये की वजह से है। हमारे साथ अमेरिका के ताल्लुकात, हम भी बहुत पुराने एलाइज हैं जी, हमें भी 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गया एलाई हुए, और हमने हर मौके पर अमेरिका की मदद की है। जी, यानी हम सिर्फ तफैली रियासत नहीं है उनकी, हमने उनका वो काम किया है, चाहे वो अफ़गान वॉर थी, चाहे वो वॉर ऑन टेरर थी, इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर। हमने साबित किया है उनको, हमने अपने क्रीडेंशियल इस्टेब्लिश किए हैं कि हम टेररिज्म की हर फॉर्म के ख़िलाफ़ हैं। जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।